किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आज मैं आया हुआ हूं कृषि विज्ञान केंद्र पे और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभयदीप सर। तो सर से हम आज बीज पे जानकारी लेंगे और सर से इनका परिचय हम खुद पूछ लेते हैं। तो सर, अपना संक्षिप्त परिचय। मैं डॉक्टर अभयदीप गौतम, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली। मेरा मेनली सब्जेक्ट है अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विज्ञान। मैं कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली में बीज उत्पादन के कार्य को देखता हूँ। जी, तो सर हमें बीजों के विषय में कुछ बताइए कि बीज होते कितने प्रकार के हैं। देखिए किसान भाइयों, बीज और अनाज दो चीज़ें हैं। बीज हम बोने के लिए प्रयोग करते हैं, अनाज हम खाने के लिए प्रयोग करते हैं। यदि हम अनाज को बोते हैं तो जमने को वो भी जमेगा और बीज भी आपका जमेगा। लेकिन बीज का क्या है, बीज की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अलग गुणवत्ता होती है। अब जैसे बीजों की बात करेंगे तो प्रथम जो बीज हमारा होता है वो आपका प्रजनक बीज होता है, जिसको कि हम ब्रीडर सीड बोलते हैं। ब्रीडर सीड का जो टैग कलर होता है वो गोल्डन कलर का होता है। अब जब भी आप टैग को देखेंगे तो उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे आप ब्रीडर सीड की बात करेंगे तो उस पर लिखा होगा कि किस कैटेगरी का सीड है, किस क्रॉप वैरायटी का सीड है, उसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी है, उसकी भौतिक शुद्धता कितनी है, जमाव प्रतिशत कितना है, किस केमिकल से उसका शोधन किया गया है और कितने समय के लिए वह वैध है। अब दूसरी जो कैटेगरी आती है हमारी, वो आती है फाउंडेशन सीड की, जिसको हम आधारीय बीज बोलते हैं। उसका जो टैग कलर होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। उस पर भी यही लिखा होता है कि उसकी आनुवांशिक शुद्धता कितनी है, भौतिक शुद्धता कितनी है, जमाव प्रतिशत कितना है, कितने समय के लिए वह वैध है और किस केमिकल से उसका शोधन किया गया है। तीसरी जो कैटेगरी हमारी आती है वो आती है सर्टिफाइड सीड की, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रमाणित बीज। उसका जो टैग कलर होता है वो नीले कलर का होता है। इन्फॉर्मेशन उस पर वही होती है, आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, जमाव प्रतिशत, किस केमिकल से उसका शोधन किया गया है, कितने समय के लिए वह वैध है। आनुवांशिक शुद्धता हमें ये बताती है कि उस पर्टिकुलर बैग में जो भी हमारी वैरायटी है, जैसे गेहूं की बात करें HD 2967 है या DVW 187 है, तो उस पर्टिकुलर बैग में उसी प्रजाति का बीज होना चाहिए। आनुवांशिक शुद्धता चाहे आप ब्रीडर सीड की बात करो, फाउंडेशन सीड की बात करो, सर्टिफाइड सीड की बात करो, वो हमेशा 100% होगी। अब दूसरी जो बात आती है भौतिक शुद्धता या फिजिकल प्योरिटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्योरिटी, वो भी ब्रीडर के केस में हमेशा 100% होगी, फाउंडेशन के केस में भी 100% होगी, सर्टिफाइड के केस में उसको हम थोड़ा 98% या 99% परमिसिबल करते हैं। भौतिक शुद्धता हमें ये बताती है कि उस पर्टिकुलर बैग में किसी दूसरी क्रॉप वैरायटी का सीड नहीं है, कोई धूल नहीं है, कोई कंकड़ नहीं है, कोई भूसा नहीं है। तो ये रही जो हमारी तीनों प्रकार के बीज हैं और ज़्यादातर हम किसान भाइयों को प्रमाणित बीज ही मिलता है। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, यदि आपको कहीं से भी ब्रीडर सीड मिल गया है तो आप उसकी बुआई 4 साल तक कर सकते हैं। फाउंडेशन मिला है तो उसकी बुआई 3 साल तक कर सकते हैं। सर्टिफाइड सीड अगर आपको कहीं से मिला है तो उसकी बुआई आप 2 बार कर सकते हैं। जी, मतलब ब्रीडर सीड अगर मिल जाए तो सबसे अच्छा माना। हाँ, ब्रीडर सीड आपका बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये बात जान जाइए कि ब्रीडर सीड आपको कहीं से नहीं मिलता है। ब्रीडर सीड हमेशा गवर्नमेंट संस्थाओं को मिलता है। ब्रीडर सीड से हम फाउंडेशन सीड बनाते हैं, फाउंडेशन से हम सर्टिफाइड सीड बनाते हैं। जैसे हम KVK वाले हैं, KVK क्या करता है, कृषि विश्वविद्यालय से बीज को ले आता है, हमको वहाँ से ब्रीडर सीड मिलता है। ब्रीडर सीड डायरेक्ट किसानों को नहीं मिलता है। जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बीज उत्पादन का कार्य कर रही हैं, चाहे FPO ले सकता है, KVK ले सकते हैं, और जो भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उनको डायरेक्ट ब्रीडर सीड मिलता है। सर, ऐसा माना जाता है कि जैसे फाउंडेशन बीज हुआ तो उसकी यदि हम रुपाई कर देते हैं, मान लीजिए गेहूं फाउंडेशन ही मिल गया हमको, तो माना जाता है कि पहले साल उसकी उपज थोड़ा सा कम रहती है, लेकिन दूसरे साल अधिक होती है, तीसरे साल उससे अधिक। कुछ ऐसा होता है क्या? ऐसा देखिए, सारी चीज़ें मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। जितना अच्छा हम मैनेजमेंट करेंगे, कहा जाता है कि किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए पहली बात तो हमारी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी के साथ साथ हमारा बीज अच्छा होना चाहिए, और बीजों के साथ साथ जो भी हमारी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, अब जैसे वीड मैनेजमेंट, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, हम सही तरीके से करेंगे तो चाहे ब्रीडर हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे सर्टिफाइड सीड हो, सारे बीजों का उत्पादन आपको अच्छा
प्राप्त होगा। जी। तो सर जैसे कि गेहूँ की बुआई के लिए सर सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर जैसे बीजों के लिए इस टाइम कौन सा रहेगा? मान लीजिए सिक्ता मिट्टी है जो यहाँ भुरभुरी मिट्टी है, जी जी। तो उसके लिए कौन सा बढ़िया पड़ेगा फर्टिलाइजर यदि बोना हो किसानों को तो? देखिए, जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, तो चाहे आप धान की बात करिए, चाहे गेहूँ की बात करिए, जी, जी। उसके लिए हमारा मापक, जैसे हम धान की बात करेंगे तो जो हमारा एनपीके का रेशियो होता है 120 60 60 होता है। जी, जी। ठीक है। वहीं हम गेहूं की बात करते हैं तो एनपीके का जो रेशियो होता है हमारा 120 60 40 होता है। कहने का मतलब गेहूं की बात करें 120 केजी नाइट्रोजन, हाँ। उसके बाद 60 केजी फास्फोरस, जी। देन 40 केजी पोटास। तो ये हमारा रेशियो होना हाँ, चाहिए। ये रेशियो, इसी रेशियो में हम जो है उसको देते हैं। और जी। साथ साथ इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ साथ जो हमारे पूर्वज करते आए, आज के 40 साल 50 साल पहले जो खेती होती थी, और जो हमारी रिकमेंडेशन है एनपीके के साथ साथ आपको ये ज़रूर कहा जाता है कि 500 से 600, ठीक है, कुंटल प्रति हेक्टेयर आप कंपोस्ट खादों का प्रयोग जरूर करें, सड़ी हुई खादों का जरूर प्रयोग करें। आपने देखा होगा धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। जी। तो अब हम लोग धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए, है ना। तो आवश्यकता ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कम ही किया जाए। जिससे जी। कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे। जी, ये गोबर खादों का प्रयोग करने का मतलब ये है सर कि जैसे साल 2 साल का गोबर रहा, उसको भिगो के बार-बार भिगो के रखना रहे, छोड़ना रहे उसको सर? जी, उसमें देखिए, जो भी, जैसे अभी हम ताजे गोबर की बात करेंगे तो उसमें बहुत गर्मी होती है। जी। जैसे कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी खेत में ये जानना है कि इसमें दीमक है कि नहीं, तो आप एक कोने पर या 3-4 कोने पर मटके में आप उसमें ताज़ा गोबर रख दीजिए। यदि खेत में दीमक होगी तो आपके गोबर में वो आ जाएगी। जी। देखिए, जो भी हमारी कंपोस्ट खाद है कम से कम 3-4 महीने उसको सड़ने में लगता है ना। अब आप जैसे आप वर्मी कंपोस्ट खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं, नाडेप कंपोस्ट खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं, या गांव में आपने देखा होगा कि पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे, एक जगह अपना कूड़ा करकट और गोबर या जो भी गौमूत्र है हम लोग उसको एकत्रित करते थे। वो 3-4 महीने डिकम्पोज होता था, उसके बाद ही हम उसको खेतों में प्रयोग करते थे। जी। तो आज की जो आवश्यकता है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स पे ज़्यादा निर्भर ना हो करके जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है या जो कंपोस्ट खादें हैं उन पर ज़्यादा निर्भर करें। जी। एक अच्छा लाइफ स्टाइल कह लीजिए, या एक अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए, या अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, स्वस्थ लाइफ देने के लिए जी। आपको ये करना पड़ेगा। करना पड़ेगा।